हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2020 एग्जाम का। ये है थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि पेपर 1 को हम सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करके डिस्कशन कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स का हमने सब क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थियरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, थियरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस से अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली क्या 100% 6 क्वेश्चन ही आए हुए थे पेपर 1 में। और मेजर इनका जो कवरेज था वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से था। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल थे, आप जैसा देखेंगे अभी आपको समझ में आएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक 3 हिंज आर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसा कि देखें, ए थ्री हिंज आर्च ABC हैज ए स्पैन ऑफ 20 मीटर एंड सेंट्रलाइज ऑफ 4 मीटर। द आर्च हैज hinges at the end and at the center. A train of 2-point load of 20 kilonewton and 10 kilonewton 5 meter apart crosses this arch from left to right with 20 kilonewton load leading. The maximum thrust indicated at the support is। देखिए इन्होंने कह रहे हैं 3 हिंज आर्च है। 3 हिंज आर्च की प्रॉपर्टी क्या है उसको उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 पॉइंट लोड है, एक 10 किलो न्यूटन का, एक 20 किलो न्यूटन का। वो क्या कर रहे हैं, 3 हिंज आर्च पे मूव कर रहे हैं। तो 20 किलो न्यूटन लोड जो है वो लीडिंग है और 10 किलो न्यूटन उसको फॉलो करता है। आर्च का स्पैन 20 मीटर का और सेंट्रल लाइज 4 मीटर का है। आपको बताना मैक्सिमम थ्रस्ट कब होगा। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या कहता है, कोई भी यूनिट अमाउंट का लोड किसी स्ट्रक्चरल सिस्टम पे मूव करे तो स्ट्रक्चरल सिस्टम के डिफरेंट फोर्सेज में क्या बदलाव होंगे, वही तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बताता है। तो यहाँ पे भी 2 लोड हैं, 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन, जो 3 हिंज आर्च पे मूव कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि किस पोजीशन में ये लोड होंगे उस समय जो हमारा हॉरिजेंटल थ्रस्ट है वो मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें हॉरिजेंटल थ्रस्ट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हॉरिजेंटल थ्रस्ट इन 3 हिंज आर्च में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, जैसा आपको पता होगा एक ट्रायंगुलर वेरिएशन होता है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एक सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 हिंज आर्च के लिए जो आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है हॉरिजेंटल थ्रस्ट के लिए, वो क्या होता है, एक ट्रायंगुलर वेरिएशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ट्रायंगुलर वेरिएशन होता है जिसमें मिड पॉइंट पे जो ऑर्डिनेट होता है उसे बोलते हैं L/4H। L क्या होता है, स्पैन, H क्या होता है, सेंट्रल राइज ऑफ 3 हिंज आर्च। तो L कितना है, 20 मीटर, 4 इंटू सेंट्रल राइज H की वैल्यू जो है 4 है। तो आपका मिड पॉइंट पे जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है उसका ऑर्डिनेट हो जाएगा 10/8। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो लोड हमारा मूव कर रहा है उसमें 20 किलो न्यूटन लोड क्या है, लीडिंग है, और 10 किलो न्यूटन उसको फॉलो करता है। तो आप इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिख रहा है कि सेंट्रल पॉइंट पे ऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब जो हॉरिजेंटल थ्रस्ट मैक्सिमम तब होगा जब हमारा जो लीडिंग लोड है यानी 20 किलो न्यूटन लोड है वो मिड पॉइंट पे हो, ठीक है, यानी टॉप पॉइंट पे हो, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनेट 10/8 है। अब इसका मतलब जो 10 किलो न्यूटन का लोड होगा उससे 5 मीटर पहले होगा, क्योंकि दोनों लोड के बीच में डिफरेंस 5 मीटर का है। तो इसका मतलब वो जो हमारा 10 किलो न्यूटन का लोड होगा वो डी पॉइंट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट का ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम सिमिलर ट्रायंगल फार्मूला से निकाल लेंगे। अब ऑर्डिनेट निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनका लोड में मल्टीप्लिकेशन करके हॉरिजेंटल थ्रस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि फॉर मैक्सिमम थ्रस्ट 20 किलो न्यूटन शुड बी एट बी, मतलब टॉप मिडिल पॉइंट पे। नाउ 10 किलो न्यूटन विल बी एट डी विच इज 5 मीटर फ्रॉम बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हम क्या करते हैं, डी पॉइंट पे ऑर्डिनेट फाइंड किया। मान लेते हैं ऑर्डिनेट क्या है, आपका जो ऑर्डिनेट है वाई है, वाई को हमने फाइंड कर लिया सिमिलर ट्रायंगल फार्मूला से। सिमिलर ट्रायंगल आप सब लोग निकाल सकते हैं। अब मैक्सिमम थ्रस्ट की वैल्यू कितनी होगी, ऑर्डिनेट इनटू लोड। 20 किलो न्यूटन लोड के लिए आपका ऑर्डिनेट कितना है, 10/8। 10 किलो न्यूटन लोड के लिए जो कि डी पॉइंट पे होना चाहिए उसके लिए ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5/8। तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 31.25 किलो न्यूटन।
31.25 किलो न्यूटन। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें से नहीं जानते होंगे कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन 3 हिंज आर्च में ट्रायंगुलर वेरिएशन कैसे होता है। तो थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम एक डिटेल कॉन्सेप्ट आपके साथ बिल्डअप शेयर करना चाहते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने मान लिया जो 3 हिंज आर्च है उसमें जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, लोडिंग जो है बिटवीन ए एंड बी है, और सेकेंड केस में हम क्या मान लेंगे, जो हमारा यूनिट लोड है वो बी से सी के बीच में, और दोनों केस में हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकालेंगे और उसको वेरिएशन करा के प्लॉट कर देंगे। वही यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो जैसा मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। पहला केस, लेट्स यूनिट लोड मूव बिटवीन ए एंड बी विच इज एट डिस्टेंट एक्स फ्रॉम ए। एक्स डिस्टेंस पे हमारा यूनिट लोड है और हमारा लोड मूव कर रहा है ए से बी के बीच में। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है यहाँ पे ए और सी, ए पे एच ए और सी पे एच सी। लेकिन आपको पता है इन 3 हिंज आर्च द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होते हैं बाई मैग्नीट्यूड। तो एच ए और एच सी की वैल्यू तो बराबर होगी। जब लोड ए और बी के बीच में है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं एच सी की वैल्यू निकालने की, ठीक है। उसी तरह से जब लोड बी और सी के बीच में होगा हम निकालने की कोशिश करेंगे एच ए का, फिर वेरिएशन प्लॉट कर देंगे तो आपको इन्फ्लुएंस डायग्राम कैसा मिल जाएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर लिया था, ट्रायंगुलर वेरिएशन इन 3 हिंज आर्च। माय डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान देना है कि यदि 2 हिंज आर्च होगा तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल नॉट बी ए ट्रायंगुलर वेरिएशन, इट विल बी पैराबोलिक वेरिएशन। आप उसे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन 1 कैस्टिग्लियानो थ्योरम, ऑप्शन 2 यूनिट लोड थ्योरम, ऑप्शन 3 मूलर प्रिंसिपल, ऑप्शन 4 मैक्सवेल बेटिज रेसिप्रोकल थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मूलर प्रिंसिपल से ऑब्टेन्ड किया जाता है, और आपको ये भी बता दें मूलर प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिटर्मिनेट एज वेल एज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दोनों के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम रिडंडेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कास्टिग्लियानो थ्योरम, यूनिट लोड थ्योरम, मैक्सवेल बेटिज रेसिप्रोकल थ्योरम, ये हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप देता है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यानी इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मूलर प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए सिंगल बे पोर्टल फ्रेम ऑफ हाइट h फिक्स्ड एट द बेस इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एट द टॉप, द बेस मोमेंट डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शंस दे रखे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं फिगर में, ए आपका एक बे है, ए और डी पॉइंट फिक्स्ड है, बी एंड सी में स्वे, बी एंड सी पे करस्पॉन्डिंग स्वे हो रहा है, मान लेते हैं राइट हैंड साइड में स्वे हुआ जिसका अमाउंट डेल्टा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि ए और डी पे जो मोमेंट डेवलप होगा उसका जो एच है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट इसको इस तरह आप समझें, मान लेते हैं फिक्स्ड बीम है जैसा कि ये है, ए और बी पे, इसमें सेटलमेंट यदि बी पॉइंट पे हो जाए डेल्टा, तो आपको पता है ए और बी पे जो मोमेंट डेवलप होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ, यहाँ पे एल का रोल जो करेगा इस पोर्टल में वो एच है, समझ लीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली, मैं नहीं कहता कि 100% एक्यूरेटली यही आंसर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। तो जो ए पॉइंट पे इन द केस ऑफ पोर्टल जो मोमेंट डेवलप होगा उसकी भी वैल्यू कैसे होना चाहिए, 6EI डेल्टा बाई एच स्क्वायर, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब इतना वैल्यू 100% नहीं यही होगा, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसका मतलब जो मोमेंट ए और डी पे डेवलप होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एच। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, neglecting axial changes in lengths determine the kinematic indeterminacy of the following frame ABC।
ABC है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको एक्सियल चेंजेज नहीं लेना, मतलब उसे इग्नोर कर देना। एक्सियल चेंजेज मतलब यहाँ पे आप देखें ABC जो फ्रेम दे रखा है इसमें 3 मेंबर हैं, कौन कौन से, AZ, BZ एंड CZ। तो जो इनके मेंबर हैं उसमें कोई चेंजेज, उनके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा AZ, BZ और CJ में, तो इसलिए बोलेंगे एक्सियल चेंजेज इसमें नेगलेक्ट है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी होगी। माय डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होती क्या है? इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर बाय विच एनी जॉइंट कैन बी मूव। मतलब यह स्वतंत्र रूप से वो पैरामीटर्स है जितने तरीके से कोई भी जॉइंट पे मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जॉइंट ABC एंड J है, लेकिन ABC फिक्स्ड है तो कोई मूवमेंट होना नहीं है, ना तो स्लोप होना है ना तो डिस्प्लेसमेंट होना है। तो सिर्फ J एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे ये सब पॉसिबल है। लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि हमें एक्सियल चेंजेज को इग्नोर करना है। यदि आप एक्सियल चेंजेज को इग्नोर कर देते हैं तो इसे बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल केस, इनएक्सटेंसिबल केस। और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ J पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप डेवलप होगा। उस स्लोप का नाम हमने दे दिया थीटा J, उस स्लोप का नाम हमने दे दिया थीटा J, जैसे आप देख सकते हैं थीटा J। इसका मतलब J पॉइंट पे एक ही तरह से ये स्ट्रक्चर मूव कर सकता है, रोटेशन भी एक मूवमेंट है, वो क्या है, स्लोप। तो इसका मतलब काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इस स्ट्रक्चर का 1 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है इस बार फिर जो एग्जाम होने वाला इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यदि एक्सियल चेंजेज को लेंथ में जो चेंजेज हो रहे हैं उसे इग्नोर न करें, तो मतलब एक्सियल चेंजेज हों, लेंथ में बदलाव हों, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंसिबल केस। और ऐसे सिचुएशन में आप इसी प्रॉब्लम को देखेंगे, इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी बदल जाएगी, इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 3 हो जाएगी। क्योंकि जब एक्सियल चेंजेज होंगे तो AJ, BJ और CJ में चेंज होगा लेंथ में, तो J जॉइंट पे आपका क्या होगा, एक तो स्लोप होगा थीटा J, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा जिसका नाम हमने रख दिया डेल्टा HJ, और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा जिसका नाम हमने रख दिया डेल्टा VJ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, एक स्लोप, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट। इस तरह से J पॉइंट पे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी 3 हो जाएगी। कब? जब एक्सियल चेंजेज को इग्नोर न करें, मतलब कंसीडर करें। ऐसे केस को बोलते हैं एक्सटेंसिबल केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन RC फॉर द बीम शोन इन द फिगर विल बी। एक क्वेश्चन, एक बीम दे रखा है, उसके लिए इन्होंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को बनाने के लिए बोला है। सबसे पहली चीज आप इस बीम को ऑब्जर्व करें, A पे यहाँ पे सपोर्ट है और C पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3, क्योंकि RA पे वर्टिकल, A पॉइंट पे 2 रिएक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और C पॉइंट पे एक वर्टिकल रिएक्शन, तो 3 रिएक्शन है। लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करें तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल हिंज बना रखा है B पॉइंट पे, और इस इंटरनल हिंज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब भी आप लोड लगाएंगे कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल तब होता है जब उसमें स्ट्रेस डेवलप करने की कैपेसिटी ना हो। स्ट्रेस डेवलप करने की कैपेसिटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें लोड बियर करने की कैपेसिटी नहीं है। जैसे आप लोड लगाएंगे कोलैप्स कर जाएगा, तो इसका मतलब ये तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, अब हमें चूँकि एक आंसर तो फाइंड आउट करना ही, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं। तो आप देखें, यदि ऑब्जर्वेशन करें, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप गेस करेंगे किस हिसाब से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। यदि ऑप्शन A और ऑप्शन B को ऑब्जर्व करें, अच्छा चूँकि इन्होंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पूछा है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब आप मूलर प्रिंसिपल से किसी रिएक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, उस रिएक्शन को रिलीज कर देते हैं और उस पॉइंट पे यूनिट ऑर्डिनेट डेवलप करते हैं। तो जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है वही रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हो जाता है, आप इसे पढ़े होंगे। तो जो ऑप्शन A और ऑप्शन B में दिया है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखें यदि C पॉइंट पे
आप रिलीज करके यूनिट अमाउंट का डिफॉर्मेशन दें तो ये दोनों शेप तो नहीं बनेगा। आप जो पढ़ा होगा वो बात समझ रहा होगा। अब क्या है, थोड़ा हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई सही होगा। हम मानते हैं कि चलो सपोज करें यदि डी पॉइंट पे हो सकता है यहाँ सपोर्ट रिएक्शन हो या ई पे हो, तभी ये प्रॉब्लम टैकल होगा। हम मान लेते हैं डी पे एक सपोर्ट है, फिर ई पे भी चेक कर लेंगे। तो डी पे हमने एक सपोर्ट मान लिया, तो जब डी पे हम सपोर्ट मानेंगे तो आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए हमने माना, एज्यूम किया, चूँकि हम इसे अनसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। यदि हमने डी पे सपोर्ट मान लिया और आरसी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया, तो इसका मतलब सी पॉइंट के रिएक्शन को रिलीज करके यूनिट अमाउंट दिया, तो आपका जो डिफ्लेक्टेड शेप है कुछ इस तरह बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ सी पॉइंट पे ऑर्डिनेट 1 और बी पॉइंट पे 1.5 सिमिलर ट्रायंगल से हमने निकाल लिया। तो अब एक केस और भी हो सकता है कि मान लेते हैं सपोर्ट रिएक्शन डी पे ना होके ई पे हो, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ई पे लगाया है, और अब हमने सी को सपोर्ट रिएक्शन को रिलीज किया, यूनिट ऑर्डिनेट दिया, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना। अब हम ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ऑब्जर्व करने के बाद आप देखें यहाँ पे, तो आपको मिलता है कि जो डी वाला ऑप्शन वो हमारा मैच कर रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं। डी वाला कब मैच कर रहा है, जब हम सपोर्ट लगा देते हैं डी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक गेस के बेसिस पे सॉल्व किए और ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रस से है। A two truss member ABC as shown in figure, the axial force in kilonewton transmitted in member AB। अब हमें AB मेंबर में फोर्स निकालना है। हमारे पास दो मेथड होते हैं ट्रस को सॉल्व करने के, सेक्शन मेथड्स होते हैं, और सेक्शन मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या आप वो जानते हैं किसी जॉइंट का इक्विलिब्रियम बनाकर। तो हम बी पॉइंट का जो जॉइंट है उसका इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। जो मेंबर ए बी और बी सी हमने माना उसमें फोर्सेज एफ ए बी और एफ बी सी है। अच्छा, एफ ए बी और एफ बी सी को हमने टेंसाइल नेचर का मान लिया। अब इनका नेचर क्या है वो खुद सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमने क्या किया, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज 0 से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, एक इक्वेशन ए बन गया, दूसरा इक्वेशन ए। तो यहाँ से हमें एफ बी सी की वैल्यू मिली जो -10 बाई साइन थीटा। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो हम एफ बी सी की डायरेक्शन लिए हैं वह एक्चुअल में हमारे जो एज्यूम डायरेक्शन है उसका अपोजिट है। मतलब हमने टेंसाइल माना था, एक्चुअल में कंप्रेसिव है। तो एफ बी सी क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक। अब हम क्या किए, एफ बी सी की वैल्यू ले आके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो एफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, और एफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 किलो न्यूटन। और यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं, ऑप्शन है यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी फोर्स इन द मेंबर ऑफ ए बी इज 20 किलो न्यूटन। तो इस तरह से थियरी ऑफ स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस आए थे, 6 बेसिक क्वेश्चंस आए थे, जिसमें 90% क्वेश्चन हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से था। मैं समझता हूँ आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और मैं आगे इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।